नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हम दिखाएंगे आपको देश विदेश की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस समय की हेडलाइंस क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग बूथ पर उमड़ रहे हैं लोग। 1 बजे तक 41% से भी ज्यादा वोटिंग दर। वहीं किश्तवाड़ में 57% मतदान। पहले चरण में 24 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में भी मतदान की व्यवस्था। राजधानी में 4 जगहों पर मतदान जारी। 10 साल बाद हो रहे चुनाव के लिए लोगों में खासा उत्साह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प के साथ भाजपा का भी उधर धुआंधार प्रचार अभियान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का कर रही हैं शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। देश के नौनिहालों के आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में साबित होगा ये बड़ा कदम। कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने की भारत की प्रशंसा। भारत को बताया इस श्रेणी में ए ग्रेड। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताया आभार। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में कुपोषण मुक्त भारत के लिए सरकार प्रतिबद्ध। चेस ओलंपियाड के 7वें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक पर भारत की नजर। तो ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बढ़ चढ़कर मतदान जारी है, और दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 41.17% औसत मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक किश्तवाड़ जिले में सबसे ज्यादा करीब 57% मतदान हो चुका है। डोडा, कुलगाम, पुलवामा, रामबन और शोपियां में भी तेजी से मतदान हो रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बढ़ चढ़कर यह मतदान जारी है। आप नजारा देख रहे हैं। कश्मीरी विस्थापितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू में ऐसे ही एक मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए मतदाता बेहद उत्साहित नजर आए। वोट डालने की तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी और मैं खुश भी हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वोट है लाइफ का। और सच बताऊँ तो मैं क्योंकि 7 बजे से शुरू हो जाती है, आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यूथ जो है वही फ्यूचर डिसाइड करता है, तो वही चीज़ मेरे। सीधे लिए चलते हैं कैबिनेट की प्रेस वार्ता में। प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का भी हार्दिक स्वागत है। ब्रीफिंग के बाद कैबिनेट के निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, देश के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे आज बड़ा फैसला लिया गया कि चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए हैं। और जो क्रूड मिशन जाएगा, आपको ध्यान है कि चंद्रयान 3 बहुत ही एक सफल मिशन था। चंद्रयान 3 was a very big success, and basis that now the next step is to get the manned mission to moon. उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज
अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कोई भी क्वेश्चंस होंगे डिटेल तो वो भी आपके सामने ले सकेंगे। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब। आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है, अर्थ का ट्विन कहलाता है। और वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। थर्ड अप्रूव किया गया गगनयान फॉलो ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन। ये प्रोग्राम जो पहले प्रोग्राम अप्रूव हुआ था उसको काफी मल्टीप्लाई करके, काफी बड़ा करके किया गया है। अब इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ की है और सारे के सारे जो मॉड्यूल्स इसके लिए डेवलप करने हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हुए। और चौथा मिशन अप्रूव हुआ है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी जो लॉन्च व्हीकल है वो 10 टन के लोड को, पे लोड को लेके जाता है, उसको 30 टन करने के लिए और उसमें नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उन सबको लगाने के लिए ये मिशन अप्रूव हुआ है। सब मिशन टाइम बाउंड है और इन सब पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और भारत के, हमारे स्पेस के साइंटिस्ट और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, इनकी जो बड़ी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो दूरदर्शी विजन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये स्पेस के प्रोग्राम्स। साथियों, मैं इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। आपने देखा कि किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक के बाद एक नए प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने, एनडीए सरकार ने अप्रूव किए। और उसी कड़ी में आज एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, उसके लिए 24,475 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। आप सब जानते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट्स होती है दुनिया भर में, जो डिसरप्शन एक सप्लाई चेन में चल रहा है, प्लस मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब को देखते हुए जो प्राइस में बहुत एक ग्लोबल प्राइसेस में जो डिसरप्शन आया हुआ है, उससे हमारे किसान कैसे टोटली अनअफेक्टेड रहे, कैसे अफोर्डेबल प्राइस पे फर्टिलाइजर मिलता रहे, इसलिए आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की अप्रूव हुई है और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्मलैंड पे, अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। एन, पी, के और एस, इन चारों के चारों न्यूट्रिएंट्स को अगर ढंग से इस्तेमाल में ले तो उसमें खेती में बैलेंस एक आता है। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है किसानों की इनकम के प्रोटेक्शन के लिए अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी, एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। मान लीजिए किसी फसल का एमएसपी 100 रुपए और अगर मार्केट में प्राइस
80 रुपये है, तो उस केस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस स्कीम के तहत मीट किया जाता है। सेकंड, मान लीजिए कभी ओवर प्रोडक्शन के कारण प्राइस एकदम कम हो गया मार्केट में, तो किसानों के लिए कैसे एक प्राइस स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म बने, वो इसमें निहित है कि अगर प्राइस ऐसा होता है तो उस केस में गवर्नमेंट एक बड़ी क्वांटिटी खरीद के उसको एक बफर स्टॉक की तरह यूज करेगी। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, आप और हम जो सारे कंज्यूमर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे हो, वो बैलेंस भी इस स्कीम में लाया गया है। माननीय शिवराज जी आपको बहुत डिटेल में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। मैं यहाँ पे ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा हूँ। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन, फिर प्राइस डेफिसिट पेमेंट और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 35,000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन से ये बना है। और जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम दाल में और तिलहन में, पल्सेस और ऑयल सीड में वी शुड बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट इन अ कंट्री, उस मिशन में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इन 3 प्रोग्रामों के बाद में फोर्थ जो बड़ा डिसीजन आया है, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्व समावेशी विकास, सारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेके डेवलपमेंट करने का जो एक 10 साल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखा है और जिससे जन जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, उसी में आज एक नया प्रोग्राम जुड़ा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, सैचुरेशन मोड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लाल किले से ये शब्द कहा था कि हमें समय आ गया है कि हम जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, उन बेसिक फैसिलिटीज को सैचुरेशन मोड में लोगों के सामने लेके जाएं। यानी जो 50-60 साल तक एक सरकार का एक क्रम चलता था जिसमें किसी एक गांव में 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, वैसा नहीं। मोदी जी का ये कहना है कि सैचुरेशन मोड हो, और इसीलिए आपने देखा टेलीकॉम में 46,000 टेलीकॉम टावर्स अप्रूव हुए थे, हर घर नल से जल में सभी का कवरेज है, आयुष्मान में 70 से ऊपर के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया न देखते हुए सबको कवरेज है। तो ये एक अप्रोच है जो बार बार एक के बाद एक प्रोग्राम्स में दिखाई देती है, क्योंकि समाज के और देश के हर नागरिक को हमें मुख्य धारा में लाना है और डेवलपमेंट का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो इसमें 25 कंपोनेंट्स, जो हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं, ऐसे गांव है टोटल 63,647 विलेजेस, 63,647 विलेजेस है देश भर में। करीब 549 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सब को 549 डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब के परिवारों को, साथियों को, पॉपुलेशन को, पर्सन्स को कवरेज किया जाएगा। और इसमें 25 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अगर हम ग्रुपिंग देखें तो हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाउसिंग है, रोड है, टैप वाटर है, होम स्टे फैसिलिटी, एलपीजी कनेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी। इन 6 बड़े सब ग्रुप्स में 25 कंपोनेंट्स, यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आदिवासी बहुल गांवों का हो, वो भावना के साथ ये स्कीम आज कैबिनेट में अप्रूव हुई है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और इसमें सभी का सहयोग लगेगा, सभी का सहयोग इसमें पड़ेगा। किस तरह से कि कई मंत्रालयों का सहयोग लगेगा इसमें, राज्य सरकारों का सहयोग लगेगा, और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जनजातीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेष व्यवस्था होती है, तो जो लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब का भी इसमें हेल्प लगेगी। इन सब का काम मिला के देश में बड़ा एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि गांवों में, इन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बने, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के नए स्टैंडर्ड्स आए,
और लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, 5 साल लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन ये होने से देश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं साथियों आता हूं 5वां पॉइंट आज का, जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं। और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सकें, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ये मैंने आपके सामने जो पिक्चर्स रखे इसलिए रखे कि जैसे अभी आप रिसेंटली कई फिल्में अगर हम देखेंगे तो आरआरआर हो, बाहुबली हो, लायन किंग हो, इन सब मूवीज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिल्म मेकिंग में अभी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने लगा है। और गुड थिंग इज दैट many of these works are done in our own centers in India, whether in Mumbai or Bangalore or Hyderabad or Chennai. Much of this work is done in the global capability centers in India. तो अगर हम इस कैपेबिलिटी को और बड़ा करें, so then it can create about 5 lakh employment. That is our estimate. 5 lakh additional employment create करने का इसमें potential है. So we are creating on the lines of IIT, IIM. On those lines, we are creating a new institution. The formal name will be launched very soon, most probably either during waves or maybe before that. But mostly इसका नाम अभी Indian Institute of Immersive Creators या Indian Institute of Digital Creators, IIIT है वैसा ही IIIC वैसा ही इसका थॉट प्रोसेस है। बहुत बड़ा इसमें थॉट प्रोसेस है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज को लेके हम कैसे एक नई क्रिएटिव प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकें, डेवलप कर सकें और अपनी खुद की आईपी राइट्स हो। इस थॉट प्रोसेस के साथ और टेक्नोलॉजी में हम लोग लीडरशिप लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के लिए, एकेडेमिया के लिए, सब के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बने और ये इंडस्ट्री ड्रिवन हो। जैसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय आपने देखा, पूरा प्रैक्टिकली इंडस्ट्री ड्रिवन है। इंडस्ट्री ऐसे कोर्सेज उसमें डेवलप कर रही है जिससे कि स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली 6th सेमेस्टर के आते आते जॉब ऑफर्स मिल जाएं और जो स्टार्टअप्स करना चाहें उनको इंटर्नशिप और मेंटोरशिप मिल जाए। तो वैसे ही थॉट प्रोसेस इसके पीछे है और स्टेट और एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ मिलके करेंगे इसको। और इसकी और डिटेलिंग अभी आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली वेव्स के दौरान आएगी या हो सकता है उससे पहले आपके सामने रखे। बट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि ये एक टोटली नई थिंकिंग है। इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैसे हम चैनलाइज करें, कैसे उसको और अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट करें। साथियों, बायो इकोनॉमी आज जैसे एआई है उतनी ही बड़ी ये इकोनॉमी बायो इकोनॉमी बनने वाली है। इसीलिए आपने देखा पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में एक के बाद एक बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कई नए प्रोग्राम्स, नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। और आपने बायो E3 अभी रिसेंटली देखा था। बायो E3 के फॉलोअप में आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अप्रूव हुआ है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री at an investment of 9,197 crore. The thought process again behind this is that we have achieved great success during the last 10 years in biotechnology. अगर आप ये दोनों कॉलम्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों कॉलम्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा किसी भी पैरामीटर पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप्स पे, आईपी फाइल्ड पे, फंड्स कमिटेड पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप्ड पे,
किसी पर भी अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ क्वांटम जंप, ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स का जंप है बिटवीन 2012 एंड 2022 23. So that kind of jump was possible because there was a huge thrust on biotechnology. Various programs were created to support that. And now we are seeing that a large number of development is happening in the tier 2 and tier 3 cities. आप देखो करीब करीब tier 2 और tier 3 is today practically more than tier 1. इतना बड़ा ये चेंज आ रहा है कि वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसीलिए इसमें एक ज़रूरी थी कि नेक्स्ट स्टेप ले लिया जाए अभी, और नेक्स्ट स्टेप लिया है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री का। बायो E3 में जो 6 कंपोनेंट आपके सामने रखे थे, उन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी, और ये कैसे होगी अगर आप सरल भाषा में इसको समझें तो मान लो किसी ने एक मॉलिक्यूल या कोई ऐसा डेवलप किया, एक नई बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ डेवलप की, फ्यू मिलीलीटर्स लेबोरेटरी में उसको डेवलप किया, अब उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक लैब चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जैसे एग्जांपल अगर दें तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दें तो जैसे मोहाली की लैब है, तो मोहाली की लैब में कोई सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट अगर डेवलप हुआ तो उसको वहाँ पे टेप आउट किया जा सकता है, राइट। सिमिलरली इसमें फाउंड्री डेवलप करेंगे जिसमें किसी भी इन सब एलिमेंट्स में कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है कोई स्टार्टअप या कोई एकेडेमिया, तो उसको लैब के बाद में जो नेक्स्ट लेवल लाना है उसके लिए फाउंड्री में सपोर्ट मिलेगा। ये कॉमन फैसिलिटी होगी, जिस कॉमन फैसिलिटी में कोई भी स्टार्टअप एकेडेमिया कोई भी आके अपना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता है और उसको स्केल अप करने में उससे मदद मिलेगी। अगर इसके पीछे जो नंबर्स हैं, इन द सेंस कि ये आज बायो इकोनॉमी में देश कैसे लीडरशिप ले रहा है, उसके पीछे के जो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स अगर आप देखें तो 1920 से लेकर 2023 तक significant achievements हैं, and that is why the entire world is today looking at India as one big country in which the talent can be channelized towards development of more biotechnology products and solutions. इसीलिए आज इस प्रोग्राम को अप्रूव किया है कैबिनेट ने एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,197 करोड़। एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड की वैक्सीन। तो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से डेवलप हुई थी, लैब में डेवलप होना, उसको फाउंड्री में लाना और फिर मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमिटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिस्ट्रप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से
उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह की जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज लिए गए, ये 7 के साथ आपके सामने मैंने रखे और बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा कैबिनेट की ब्रीफिंग में आते हैं और इतना पेशेंटली सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। 152 सब पूछिए। Sir, Pragya from Times Now. Sir, this is regarding one nation, one election. Obviously, you need to amend the constitution when it comes to one nation, one election. While you do not need ratification by the states when it comes to Lok Sabha and assembly elections to be held together, but for other things like municipality, you need ratification by states, at least 50% of them. How will you conduct that, and when is the process, when do you think that this process will start? Because many parties in the opposition are saying that this is not feasible and they are opposing it. In fact, 12 of the opposition parties have opposed it. How do you plan to implement it?
a large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें discussion करिए, detailed discussion करिए, detailed चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ें. 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. Can we expect a 2029 election on this One Nation, One Election? I'm talking about the Lok Sabha election. And my second question is, what would be the economic implication of this decision? There will be good positive implication, economic implication because of this decision. And we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you are saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One Nation, One Election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it's because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done, and this is one of those major decisions where, as I said, Sarva Sammati. Sarva Sammati means everybody's on board. Sir, this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of Parliament? And are you confident of getting them passed in the current Parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it, then we'll bring the necessary laws. 4. सर नमस्कार, आई एम दीपक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. आई आस्क इन हिंदी. कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू both said how government took a historic decision of abolishing MEP. It happened just before the Maharashtra and Haryana election. Why I'm asking it? Now once you have elections at different time, government has enough elbow room to take corrective steps, which you took. So how are you looking at if One Nation, One Election comes? Governments will have no others, they will have no room to take any corrective step. So which one is better? एब्सोल्युटली मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूँगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है,
We believe in continuously taking feedback. मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं. We believe that we must take people's opinion in mind, into consideration, and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feeling. 121. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है। तो क्या लगता है कि अब विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया है, खासकर यूथ में. यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ. 176. सर, अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर ही आपने कहा कि सर्वसम्मति से, हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्त बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने कहा कि हम पूरे प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी जिसका फाइंडिंग आपने एक्सेप्ट किया आज ही, उसने भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी, तो अब फिर और क्या जरूरत है? क्योंकि सभी पार्टियों ने, 47 पार्टियों ने अपनी रिएक्शन दिया था, 15 छोड़कर बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको लगता है कि इतने दिनों में और बदलाव हो सकता है? चर्चा को कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, वो प्रिंसिपल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए, फिर फेजिंग आउट करनी है। तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा डिस्कशन। 278 सभी का। सर, सागर हूँ पीटीआई से। मेरा सवाल चंद्रयान 4 मिशन के बारे में है। सो आपने कहा there are some changes in the Chandrayaan 4 mission. I would like the ISRO chairman to highlight the changes that are in the Chandrayaan 4 mission, and how will it actually function? And also, do we have a specific timeline for the Bharat Antariksh Station, the first module to be operational? See, you would have seen Chandrayaan 4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. So that is what is brought in here. But if you have to send a man later in 2040 as envisioned by our Honorable Prime Minister, we need to gather the technology. We need to have confidence on the technology. So primarily Chandrayaan 4 is for that purpose, how to do it at a low cost. So if you have to send man right now, we can't do that. We need to go step by step. So that is primarily the Chandrayaan 4 mission goal. Now you talked about the Bharati Antariksha Station. Yes, there is a definite timeline. The goal given to us by Honorable Prime Minister is that we must have a full-fledged station by 2035. So our plan here is to launch the first module of the Bharati Antariksha Station called BAS-1 by 2028.
But for doing that, we have limitations of the launch vehicle capability. So what we can do with the current rocket is what we have proposed in this part of the program. And you have seen that NGLV coming up later. When it comes up, the remaining part of the space station will be built. So the timeline is accordingly worked out. First unit will go in 2028. Remaining part will go in the process, will reach up to 2035. We'll have full-fledged station. Thank you. 211. सर मैं कमलेश हूँ लाइव टाइम से। तो मेरा सवाल है सर, कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? और दूसरा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से जुटाएंगे आप? मैंने कहा आपसे अब विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत चर्चा करके कंसेंसस डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे, देश में इस टर्म में लागू करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कल आप सबके सामने कहा। 271. So, I am Shahid Abbas from Informist Media. My question also pertains to One Nation, One Election. Sir, I want to know about the, will you kindly enlighten us about the practicality aspect of this decision? Let me finish. Say, if a state assembly is elected. सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करो आप सबके सब, प्लीज एक बार डाउनलोड करिए रिपोर्ट को और रिपोर्ट को एक बार सब पढ़िए। कम टू द क्वेश्चन। देखो, रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में एक बार आप सब पढ़ लीजिए, डिटेल में डिस्कशन के कई मौके आएंगे, उसमें करेंगे। I am on a point, sir. I am on a point. I want to know, in case if a government, state government is dissolves after an election of 1 year. So for the remaining 4 years, whether it will be kept into suspended animation, or whether there will be a precedent rule, or how will you will I mean इसलिए कह रहा हूँ रिपोर्ट एक बार पढ़ लो, रिपोर्ट में लिखा है, वो भी लिखा है। हेलो सर, मैं आशुतोष हूँ, नव भारत छत्तीसगढ़ उड़ीसा से। सर, ट्रिपल आईसी जो है वो कब तक मूर्त रूप लेगा और इसमें किस तरीके के कोर्सेज होंगे? अभी तक जो टेक्नोलॉजी की सर पढ़ाई होती है, जैसे आपने प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की, बहुत महंगी है, तो क्या इन सब चीज़ों पर भी कुछ डिस्कशन हुआ है या इस पर कुछ बातचीत हुई है? बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है, इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन हुआ है, साथ ही साथ जो इसमें टेक्नोलॉजी के लीडर्स हैं उनके साथ भी बात हुआ है, और फोकस इसमें रहेगा ऐसे कोर्सेज को क्रिएट करना जो आज की जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जिसमें एनिमेशन है, वीडियो है, बहुत सारे जो स्पेशल इफेक्ट्स की इकोनॉमी है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उन सब पे फोकस करके कोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे। और नेचुरली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसलिए अफोर्डेबल प्राइस इसमें रहेगा ही रहेगा। इंडस्ट्री की तरफ से जो सपोर्ट है वो कोर्स के कंटेंट को डिसाइड करने में। मान लीजिए, जैसे मैंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय का एक एग्जाम्पल देना आपको उचित समझूंगा यहाँ पे। एयरबस 15,000 इंजीनियर्स जो एविएशन एरोनॉटिकल पे फोकस्ड हो, एयरबस ने एक कोर्स सजेस्ट किया, उसके हिसाब से हमने वो कोर्स गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें लागू किया। तो इतना अच्छा एक कोर्स बन पड़ा, जिस कोर्स से एयरबस विल बी हायरिंग 15,000 इंजीनियर्स हु आर ट्रेन्ड इन दिस। तो इसमें भी, इस इंस्टीट्यूट में भी ये फोकस रहेगा कि किस तरह से जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जैसे कि जो भी बच्चे इसमें, विशेषकर क्रिएटिव दुनिया में जाने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मैथ और साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की चीज़ है। उस क्रिएटिविटी से संबंधित बच्चों को, कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से मिलेगी, और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनेगा। जितना IITs हैं, वैसे ही इंपॉर्टेंट ये एक इंस्टीट्यूट बनेगा। 260. वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेके संसद के शीतकालीन सत्र में क्या कोई विधेयक लाया जा सकता है? रिपीट मत करो ना यार, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो सबके साथ। भाई मैंने कहा ना, अब चर्चा करेंगे, चर्चा से कंसेंसस डेवलप होगा, फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आएगा आपके सामने स्टेप बाय स्टेप। दूसरा सवाल, गगनयान की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसको, और ये एक्सपेंडेड गगनयान है, दोनों में क्या खासियत है?
गगनयान प्रोग्राम अभी चल रही है। हमारा पहला मिशन जो एस्ट्रोनॉट के साथ होगा उसका शेड्यूल भी दिया है। फॉर यही प्रोग्राम जो अनाउंस अब किया है कि गगनयान प्रोग्राम का गोल्स में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी डाला। अब तो इस मिशन का नंबर्स तो सिर्फ एक था पहले, अब नाउ 5 मिशंस करना है, हमको लॉन्च करना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ हम डॉकिंग और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वहाँ डॉकिंग करना है। ये सभी मिशन उसमें डाला है और इसका स्कोप एक्सपैंड किया। लास्ट क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे कैबिनेट की ब्रीफिंग का, और कैबिनेट की ब्रीफिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए और उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला जो है वो एक देश एक चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसको कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी दे दी गई और अब इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और फिर चर्चा करने के बाद इस पर आगे बढ़ेगी सरकार। तो ये एक बड़ा फैसला। इसके साथ ही और भी बड़े फैसले हैं, जैसे मिशन चंद्रयान 4 को लेकर के बड़ा फैसला है, साथ ही किसानों के NPK फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला है। तो ये कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिसको कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके बारे में कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे और उनके सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और खबरें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। काट।